नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज जो है हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का ऑल आउट का पॉलिटी 100 एमसीक्यू प्रश्न को देखने वाले हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी क्लास 8 का है, पॉलिटी है, ऑल आउट का 100 एमसीक्यू प्रश्न है। सारा का सारा क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज है लिया गया है। अध्याय नंबर 1 है, देख सकते हैं कि भारतीय संविधान है। अध्याय 1 में है भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को लाया गया है। सारा का सारा जो है 8 क्लास पॉलिटी का पूरा क्वेश्चन लाया गया है। इस वीडियो को जरूर देखें पूरा का पूरा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा अगर इस वीडियो को आप देखते हैं पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बाबा साहेब अम्बेडकर को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है भारतीय संविधान का जनक है। इसका देख सकते हैं डिटेल वर्णन भी है दिया हुआ है, यहाँ डिटेल वर्णन के साथ लेकर आए हैं क्वेश्चन को। वर्णन है, संक्षिप्त वर्णन दिया हुआ है कि डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के कारण उन्हें इसका जनक माना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के कारण उन्हें संविधान का जनक माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान से क्या तात्पर्य है। संविधान से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब क्या होता है, संविधान से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में देश के कानून और नियम, देश के कानून और नियम। दूसरा है केवल राजा का आदेश। तीसरा है धार्मिक पुस्तकें। ऑप्शन नंबर डी है कि सरकारी भाषण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही हो जाएगा, देश के कानून और नियम। देश के कानून और नियम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया गया है कि देश के कानून और नियम, इसका वर्णन दिया है संक्षिप्त वर्णन कि संविधान वह बुनियादी दस्तावेज है। संविधान वह बुनियादी दस्तावेज है जिसके अनुसार देश की शासन व्यवस्था और कानून चलाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल में किस वर्ष अंतरिम संविधान को अपनाया गया। नेपाल में किस वर्ष अंतरिम संविधान को अपनाया गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2007। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2007 में जो है नेपाल ने जो है अंतरिम रूप से अपनाया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, वर्णन दिया हुआ इसका है। वर्णन है कि नेपाल में राजतंत्र समाप्त होने के बाद लोकतंत्र की ओर बढ़ते हुए 2007 में अंतरिम संविधान अपनाया गया। नेपाल में राजतंत्र समाप्ति होने के बाद लोकतंत्र की ओर बढ़ते हुए 2007 में अंतरिम संविधान अपनाया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ। भारतीय संविधान का गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1946 में। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है। व्याख्या है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 ईस्वी में किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत वर्ष 1946 ईस्वी में किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा नागरिकों के, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना होता है, मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका वर्णन देखते हैं। वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाता है और उनके व्यक्तित्व का विकास करता है। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाता है और उनके व्यक्तित्व का विकास करता है। अगला नंबर देख सकते हैं, अध्याय 2 में है। अध्याय 2 आ गया धर्मनिरपेक्षता की समझ। अध्याय 2 है धर्मनिरपेक्षता की समझ से संबंधित है। 6 नंबर प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म ना होना। धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ होता है कि राज्य का कोई भी अपना धर्म ना होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है। वर्णन है कि
धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी धर्मों को समान मानता है और किसी भी एक धर्म को आधिकारिक दर्जा नहीं देता है। धर्मनिरपेक्षता में राज्य सभी धर्मों को एक समान मानता है और किसी भी धर्म को आधिकारिक दर्जा नहीं देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत किस प्रकार का देश है। भारत जो है एक किस प्रकार का देश है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष जो है देश है। व्याख्या इसका देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां हर नागरिक को अपना धर्म की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां सभी नागरिकों को अपने धर्म की स्वतंत्रता है। वह किसी भी धर्म को चाहे तो मान सकते हैं, धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि धर्म और राज्य को अलग रखने की अवधारणा को क्या कहा जाता है। धर्म और राज्य को अलग करने की अवधारणा क्या कहलाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्षता। धर्म और राज्य को अलग करने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, इसका व्याख्या दिया हुआ है। व्याख्या है कि इसके तहत शासन और धार्मिक मामलों को एक दूसरे के दायरे से अलग रखा जाता है। धर्मनिरपेक्षता के तहत जो है शासन और धार्मिक मामले को एक दूसरे से अलग दायरे में रखा जाता है। 9 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 है कि फ्रांस में किस वर्ष स्कूलों में सिर पर स्कार्फ या यहूदी टोपी जैसे धार्मिक प्रतीक पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। फ्रांस में किस वर्ष स्कूलों में सिर पर स्कार्फ या यहूदी टोपी और धार्मिक प्रतीक पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2004। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 2004 जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, सही ऑप्शन है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं इसका वर्णन दिया हुआ है। वर्णन है कि फ्रांस ने अपनी धर्मनिरपेक्षता की नीति के तहत स्कूलों में बड़े धार्मिक प्रतीकों के पहनने पर रोक लगाई गई थी फ्रांस में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिका धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार भिन्न है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकन धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार भिन्न है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर ए है। भारत में राज्य का जरूरत पड़ने पर धार्मिक सुधारों के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, कर सकता है। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी है कि भारत में एक धर्म विशेष को बढ़ावा मिलता है, ये गलत है। किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं मिलता है, कोई अंतर नहीं है, तो ये भी कहना गलत है। अमेरिका में हस्तक्षेप करता है, ये भी कहना गलत है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है कि भारत में राज्य जरूरत पड़ने पर धार्मिक मामलों के सुधार के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। व्याख्या देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ दिया गया है कि भारतीय मॉडल में आवश्यकता अनुसार धर्म के मामले में हस्तक्षेप की अनुमति है। भारतीय मॉडल में आवश्यकता अनुसार जैसे छुआछूत के खिलाफ धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति है। अगला नंबर है, अगला अध्याय 3 है। देख सकते हैं अध्याय 3 में हम लोग आ चुके हैं। अध्याय 3 है कि हमें संसद क्यों चाहिए, हमें संसद क्यों चाहिए, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 1 है। ऑप्शन नंबर 1 है कि 3। ऑप्शन नंबर 1 है कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए है कि राष्ट्रपति जो है संसद के, भारतीय संसद के कितने मुख्य अंग हैं। ऑप्शन 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने मुख्य अंग है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है 3 है, बी में है 2 है, सी में 4 है और डी में 1 है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। भारतीय संसद के 3 अंग है, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा है। 3 अंग है। वर्णन देख सकते हैं, वर्णन संक्षिप्त में दिया हुआ है कि संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। व्याख्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा को संसद का कौन सा सदन कहा जाता है। लोकसभा को संसद का कौन सा सदन कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निचला सदन। निचला सदन यानी लोअर हाउस कहा जाता है। लोकसभा को संसद का लोअर सदन यानी निचला सदन कहा जाता है, जबकि ऊपरी सदन जो है राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। और अस्थाई सदन भी राज्यसभा को कहा जाता है, जबकि अस्थाई सदन भी जो है निचला सदन यानी लोकसभा को कहा जाता है। देख सकते हैं वर्णन यहाँ दिया हुआ है कि निचला सदन लोअर हाउस। वर्णन है कि लोकसभा जनता द्वारा सीधे चुनी जाती है। लोकसभा जनता द्वारा सीधे चुनी जाती है, इसलिए इसे निम्न सदन कहा जाता है।
अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ वर्णन दिया हुआ है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है जिसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं। इसके 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल पे जो है सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायर होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में सरकार बनाने के लिए किसी राजनीतिक दल के पास लोकसभा में कम से कम कितने सांसद होने चाहिए। भारत में सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल के पास लोकसभा में कम से कम कितने सांसद होनी चाहिए, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुमत के लिए आधे से अधिक, बहुमत के लिए आधे से अधिक लगभग 272 को चाहिए। अगला नंबर इसका व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या है कि लोकसभा की कुल 543 सीटों में से सरकार बनाने के लिए अभी वर्तमान में लोकसभा की 243 सीटों पे चुनाव होती है, जिसमें सरकार बनाने के लिए न्यूनतम बहुमत जो है आंकड़ा जो है वो आधे से अधिक यानी 272 मिनिमम चाहिए सरकार बनाने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि संसद में प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर का क्या महत्व है। संसद में प्रश्नकाल का क्या महत्व है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा कि सरकार की नीतियों का कामकाज की जानकारी लेना, सरकार की नीतियों की कामकाज की जानकारी लेना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि इसके माध्यम से सांसद सरकार से उनके कार्यों और खर्चों पर सवाल पूछते हैं। इसके माध्यम से सांसद सरकार से उसके कार्यों और खर्चों पर सवाल पूछते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 में हम लोग आ गए हैं कि कानून की समझ। चैप्टर नंबर 4 है कानून की समझ। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है। भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसद। भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था जो है वो संसद है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि देश भर के लिए नए कानून बनाने और पुराने कानूनों में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास होता है। देश भर में नए कानून बनाने और पुराने कानून में संशोधन करने का अधिकार जो है वो संसद के पास होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून किस वर्ष पारित हुआ। घरेलू हिंसा सुरक्षा कानून किस वर्ष लागू हुआ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाएगा 2006 में। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2006 में पारित हुआ। व्याख्या देख सकते हैं दिया हुआ है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 में पारित हुआ और इसे 2006 में लागू हुआ। 2005 में पारित हुआ था और 2006 में लागू हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई कानून अन्यायपूर्ण या अलोकतांत्रिक हो तो नागरिक क्या कर सकते हैं। यदि कोई कानून अन्यायपूर्ण या अलोकतांत्रिक हो तो नागरिक क्या कर सकते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। उसका विरोध और न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। उसका विरोध और न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है, देख सकते हैं व्याख्या दिया हुआ है। व्याख्या है कि लोकतंत्र में जनता शांतिपूर्ण प्रदर्शन और न्यायपालिका के जरिए गलत कानूनों का विरोध कर सकती है। लोकतंत्र में जनता शांतिपूर्ण प्रदर्शन और न्यायपालिका के जरिए गलत कानून का विरोध कर सकती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19 है कि औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून कैसे थे। औपनिवेश काल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए कानून कैसे थे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दमनकारी और मनमाने थे। दमनकारी और मनमाने थे। अगला नंबर क्वेश्चन, इसका विवरण देखते हैं, वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि अंग्रेजों के कानून भारतीय का शोषण करने और उनका दमन करने के लिए बनाया गया था। अंग्रेजों का कानून भारतीयों के शोषण करने के लिए और उनका दमन करने के लिए बनाया गया था। अगला नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि कानून शासन रूल ऑफ लॉ का क्या अर्थ होता है। कानून का शासन का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देश में सभी कानून
कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। देश में सभी कानून जो है सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ वर्णन है कि देश में सभी कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। देश में सभी कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। विवरण देख सकते हैं, दिया हुआ है कि इसके तहत देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह आम इंसान हो या कोई बड़ा अधिकारी। इसके तहत इस कानून व्यवस्था के तहत देश के में कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह एक आम इंसान हो या कोई अधिकारी। अगला नंबर क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं। अगला नंबर है अध्याय 5 है। अध्याय 5 है न्यायपालिका। अध्याय 5 जो है न्यायपालिका से संबंधित है। देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। भारत की सर्वोच्च जो है न्यायालय है वो नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट स्थित है। वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ कि भारत का उच्चतम न्यायालय देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। भारत का उच्चतम न्यायालय देश की राजधानी नई दिल्ली में जो है स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ 22 नंबर क्वेश्चन कि जनहित याचिका PIRL की व्यवस्था किस न्यायालय द्वारा शुरू की गई थी। जनहित याचिका PIL की व्यवस्था किस न्यायालय द्वारा शुरू की गई थी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सर्वोच्च न्यायालय सही हो जाएगा। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि 1980 के दशक में न्यायालय तक पहुंच आसान बनाने के लिए PIL की व्यवस्था लाई गई थी। 1980 के दशक में न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए PIL की व्यवस्था लाई गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है। भारतीय न्याय व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है, तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत इंटीग्रेटेड जुडिशियली है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी जो है एकीकृत न्याय व्यवस्था है भारत में। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि इसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उच्चतम न्यायालय और सबसे नीचे जो है जिला अदालतें आती है। ये सारे के सारे जो एकीकृत है। अगला नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कानूनों की व्याख्या करना और न्याय देना। कानूनों की व्याख्या करना और उसका न्याय देना मुख्य काम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। इसका व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि अदालतें यह सुनिश्चित करती है कि देश के कानून का सही पालन हो और पीड़ितों को न्याय मिले। अगला नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि आपराधिक मामले में पुलिस सबसे पहले क्या दर्ज करती है। आधिकारिक मामले में पुलिस सबसे पहले क्या दर्ज करती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम सूचना रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR करती है सबसे पहले। व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या है कि अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा सबसे पहले FIR दर्ज की जाती है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है फर्स्ट टाइम दर्ज की जाती है। देख सकते हैं अगला अध्याय 6 है, चैप्टर 6 है कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित जो है अध्याय 6 है। वर्णन देख सकते हैं, वर्णन इसका क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को वकील पाने और निष्पक्ष ट्रायल का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को वकील पाने और निष्पक्ष ट्रायल का अधिकार है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 22 के तहत, अनुच्छेद 22 के तहत है। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है, यह अनुच्छेद गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार देता है। आर्टिकल 22 जो है गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निष्पक्ष सुनवाई फेयर ट्रायल के लिए सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर की क्या भूमिका होती है। निष्पक्ष सुनवाई के लिए सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अदालत के सामने निष्पक्ष रूप से सभी सच्चे तथ्य और सबूत पेश करना। अदालत के सामने निष्पक्ष रूप से सभी सच्चे तथ्य और मजबूत सबूत को पेश करना होता है। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है
कि सरकारी वकील का काम राज्य की तरफ से पीड़िता को न्याय दिलाना और सच्चाई को सामने लाना इसका मुख्य कार्य होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 28 नंबर क्वेश्चन है कि पुलिस की जांच में मुख्य भूमिका किसकी होती है। पुलिस की जांच में मुख्य भूमिका किसकी होती है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गवाहों की। गवाहों के बयान दर्ज करना और सबूत इकट्ठा करना। पुलिस की जांच में मुख्य भूमिका किसकी होती है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गवाहों के बयान दर्ज करना और सबूत इकट्ठा करना इसका मुख्य काम होता है। अगला नंबर है, इसका वर्णन देख सकते हैं। वर्णन दिया हुआ है कि पुलिस का काम अपराध की तहकीकात कर अदालत में चार्ज शीट दाखिल करना और सज़ा देना अदालत का काम होता है। सज़ा देना जो है अदालत का काम होता है। पुलिस का काम होता है तहकीकात करना और अदालत में चार्ज शीट दाखिल करना। अगला इसका देख सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है कि निष्पक्ष अदालत की सुनवाई में न्यायाधीश कैसे निर्णय लेते हैं। निष्पक्ष अदालत की सुनवाई में न्यायाधीश कैसे निर्णय लेते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर निष्पक्ष होकर पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर निष्पक्ष होकर करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन इसका देख सकते हैं। यहाँ दिया हुआ वर्णन है कि जज कानून के दायरे में रहकर बिना किसी पक्षपात के स्वतंत्र फैसला सुनाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि संविधान के अनुसार किसी भी गिरफ्तारी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर किसके सामने पेश करना अनिवार्य होता है। संविधान के अनुसार किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर किसके सामने पेश करना होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है, मजिस्ट्रेट यानी न्यायाधीश के सामने पेश करना होता है। वर्णन देखते हैं। वर्णन दिया हुआ है कि यह नियम पुलिस हिरासत से दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है। यह नियम पुलिस हिरासत के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अध्याय 7 में हम लोग आ गए हैं कि हाशिएकरण की समझ चैप्टर नंबर 7 है। इसका क्वेश्चन हम लोग जो है देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि हाशिएकरण का क्या अर्थ है। हाशिएकरण का क्या अर्थ है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी समूह का कामकाज के मुख्य धारा से पिछड़ जाना या किनारे पे आ जाना। किसी समूह का समाज के मुख्य धारा से पिछड़ जाना या किनारे पर आ जाना हाशिएकरण कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में इसका वर्णन देख सकते हैं। वर्णन दिया हुआ है कि जब कोई सामाजिक समूह भाषा, संस्कृति या गरीबी के कारण पीछे छूट जाता है तो उसे हाशिए पर माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि आदिवासी समाज मुख्य रूप से किसके करीब जीवन बिताते हैं। आदिवासी समाज मुख्य रूप से किसके करीब जीवन बिताते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जंगल और प्राकृतिक संसाधन ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। व्याख्या देख लेते हैं। देख सकते हैं व्याख्या दिया हुआ है कि जंगल और प्राकृतिक संसाधन विवरण दिया हुआ है कि आदिवासी लोग अपनी आजीविका और संस्कृति के लिए जंगलों और प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि भारत की कुल जनसंख्या में आदिवासियों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है। भारत की कुल जनसंख्या में आदिवासियों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा आदिवासी है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 8%। लगभग 8% जो है भारत में आदिवासियों की संख्या है प्रतिशत में। अगला नंबर क्वेश्चन है। देख सकते हैं इसका वर्णन दिया हुआ है कि भारत की जनसंख्या में आदिवासी समुदाय एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कई राज्यों में निवास करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि अल्पसंख्यकों जिसको माइनॉरिटी कहते हैं, माइनॉरिटी की सुरक्षा क्यों जरूरी है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों जरूरी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ताकि बहुसंख्यक संस्कृति उन पर हावी न हो और उनकी पहचान सुरक्षित रहे। व्याख्या देख सकते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है। देख सकते हैं व्याख्या कि लोकतांत्रिक देशों में छोटे समूह और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना संविधान का दायित्व होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों से लोगों के विस्थापन का मुख्य कारण क्या है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों से लोगों के विस्थापन का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। खनन और बड़े बांधों का निर्माण, खनन और बड़े बांधों के निर्माण। अगला नंबर देखते हैं, इसका वर्णन देखते हैं। वर्णन दिया हुआ है कि खनन और बड़े बांधों का निर्माण, विकास परियोजनाओं के कारण आदिवासियों को उनकी ज़मीन और जंगलों से विस्थापित होना पड़ा है। विकास और परियोजनाओं के कारण आदिवासी को उनकी ज़मीन और जंगलों से विस्थापित होना पड़ा है। चैप्टर नंबर 8 है, अध्याय नंबर 8 है कि हाशिएकरण से निपटना। हाशिएकरण से निपटना चैप्टर नंबर 8 है। वर्णन क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में छुआछूत को किस अनुच्छेद के तहत समाप्त किया गया है। भारतीय संविधान में छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी को किस अनुच्छेद के तहत समाप्त किया गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्टिकल। वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ है। वर्णन है कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है और इसके अभ्यास पे रोक लगाता है, रोक लगाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा दलितों और आदिवासियों के लिए नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण क्यों दिया जाता है। सरकार द्वारा दलितों और आदिवासियों के लिए नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण क्यों दिया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सामाजिक और शैक्षणिक समानता लाने के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक समानता लाने के लिए। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं। वर्णन दिया हुआ है कि सामाजिक और शैक्षणिक समानता लाने के लिए वर्णन की ऐतिहासिक भेदभाव के शिकार वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में आरक्षण दिया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 38 है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम किस वर्ष बनाया गया, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है 1989 में। 1989 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम को बनाया गया है। देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि यह कानून दलितों और आदिवासियों के खिलाफ होने वाले अपमान और हिंसा को रोकने के लिए सख्त सज़ा का प्रावधान करता है। अगला नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका है 39 क्वेश्चन है कि भारत में मैनुअल स्कैबिंग यानी हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए कानून कब बनाया गया। भारत में मैनुअल स्कैबेजिंग यानी हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए कानून कब बनाया गया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1993 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 1993 में। बाद में 2013 में और सख्त किया गया। 2013 में इसे और सख्त कानून किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि यह अपमानवीय प्रथा मानवाधिकारों के खिलाफ है जिसे कानूनन प्रतिबंध किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 40 है कि कविता सिंह या अन्य संघर्षरत लोग अपनी मांगों के लिए किसका सहारा लेते हैं। कविता सिंह या अन्य संघर्षरत लोग अपनी मांगों के लिए किसकी सहारा लेते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों और कानूनी प्रावधान का। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार और कानूनी प्रावधान का। व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या दिया गया है कि हाशिए के समूह अपने अधिकारों के लिए संवैधानिक और शांतिपूर्ण संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 है जन सुविधाएँ। चैप्टर नंबर 9 है जन सुविधाएँ। देख सकते हैं 41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जन सुविधाएँ यानी पब्लिक फैसिलिटी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जन सुविधाएँ हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। पानी सेवा, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छता।
पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और ये जो है स्वच्छता जो है, ये ऑप्शन नंबर ए जो है जन सुविधाएं सही है। देख सकते हैं वर्णन, देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है। वर्णन है कि जन सुविधाएं वे बुनियादी ज़रूरत है जिनका लाभ हर नागरिक तक पहुंचना आवश्यक है। जन सुविधाएं वे बुनियादी ज़रूरतें हैं जिसका लोगों तक पहुंचना यानी नागरिक तक पहुंचना अति आवश्यक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि जन सुविधाओं की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है। जन सुविधाओं की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सरकार की। सरकार की, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा सरकार की। वर्णन देख सकते दिया हुआ है, चूँकि निजी कंपनी मुनाफे के लिए काम करती है, इसलिए आम जनता को सस्ती सुविधा देना सरकार का कर्तव्य होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि चेन्नई में पानी की भारी किल्लत से निपटने के मुख्य स्रोत क्या माने जाते हैं। चेन्नई में पानी की भारी किल्लत से निपटने के मुख्य स्रोत क्या माने जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा नगरपालिका की आपूर्ति और निजी टैंकर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी होने पर लोग सार्वजनिक सप्लाई के साथ प्राइवेट टैंकरों पर भी निर्भर होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन का अधिकार में पानी का अधिकार भी शामिल है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन का अधिकार, संविधान में पानी का अधिकार भी शामिल है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21। वर्णन देखते हैं इसका। वर्णन दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि साफ पीने का पानी पाना हर नागरिक के जीने के अधिकार का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि साफ पीने का पानी पाना हर नागरिक के जीने के अधिकार का हिस्सा है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है कि बिजली और स्वच्छता जैसी जन सुविधाएं के निजीकरण का मुख्य नुकसान क्या होता है। बिजली और स्वच्छता जैसी जन सुविधाओं के निजीकरण का मुख्य नुकसान क्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा सेवाओं का महंगा होना और गरीबों की पहुंच से दूर होना। सेवाओं का महंगा होना और गरीब की पहुंच से दूर होना। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका व्याख्या दिया हुआ है कि निजी कंपनियां सेवाएं महंगे दामों पर बेचती है जिससे गरीब लोग इन्हें उठाने में असमर्थ हो सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अध्याय 10 है, चैप्टर नंबर 10 है कानून और सामाजिक न्याय। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी जो है वो किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1984 में। ऑप्शन नंबर ए में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिसमें मेथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। वर्णन देखते हैं, देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ कि 1 से 2 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीले गैस लीक होने से हजारों लोग प्रभावित हुए थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है कि न्यूनतम वेतन कानून का उद्देश्य क्या होता है। न्यूनतम वेतन कानून का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए श्रमिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है श्रमिकों का आर्थिक शोषण रोकना और उचित पारिश्रमिक देना। श्रमिकों का आर्थिक शोषण रोकना और उचित पारिश्रमिक देना ऑप्शन नंबर ए। इसका वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि यह कानून तय करता है कि कामगारों को उनकी मेहनत का न्यूनतम तय पैसा जरूर मिले। यह कानून तय करता है कि कामगारों की उनकी मेहनत का न्यूनतम तय पैसा जरूर मिले। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए भारत में कौन सा प्रमुख कानून बनाया गया है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए भारत में कौन सा कानून बनाया गया है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून जो है यह 1986 ईस्वी में बनाया गया है। वर्णन देखते हैं, वर्णन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1946 इस कानून का उद्देश्य है प्रदूषण पर नियंत्रण पाना और पर्यावरण की रक्षा करना। इस कानून का उद्देश्य है प्रदूषण पर नियंत्रण पाना और पर्यावरण की रक्षा करना। व्याख्या देख सकते हैं दिया। अगला नंबर क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन कि कारखानों में बच्चे से काम करवाने यानी बाल श्रम पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। कारखानों में बच्चों से काम करवाने पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास और विकास की रक्षा के लिए। बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास और शिक्षा की रक्षा के लिए। वर्णन इसका देख सकते दिया हुआ है, वर्णन है कि बाल श्रम एक कानूनी अपराध है ताकि बच्चे स्कूल जा सके और सुरक्षित रह सके। 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है कि बाजार में सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है। बाजार में सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादक या कारखाना मालिक को। उत्पादक या कारखाना मालिक को ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया है, वर्णन है कि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना उत्पादकों और कंपनियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है। जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना उत्पादकों और कंपनियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है। 51 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ और इसे किस वर्ष अंगीकृत किया गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और इसीलिए इसी दिन को 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या दिया गया हुआ है कि इस तिथि को संविधान सभा ने संविधान को पूर्ण रूप से तैयार कर अपनाया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारतीय संविधान कब से लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब से लागू हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान जो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हो गया था। इस दिन को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं प्रत्येक साल। 26 जनवरी को जो हम लोग गणतंत्र दिवस जो है हम लोग मनाते हैं। व्याख्या देख सकते दिया हुआ है कि भारत को गणतंत्र घोषित करते हुए इसी दिन को पूरे देश में संविधान लागू किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस भाषा से होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि यह इस शब्द को दर्शाता है कि संविधान की सारी शक्तियाँ देश की जनता में निहित है। यह दर्शाता है कि हम भारत के लोग, यह दर्शाता है कि संविधान की सारी शक्तियाँ जो है वो जनता में निहित है। अगला नंबर क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 25 से 28। आर्टिकल 25 से 28 में जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि आर्टिकल 25 से 28 के तहत प्रत्येक नागरिक को अपने पसंद के धर्म को मानने और उसका आचरण करने की स्वतंत्रता दिया गया है। इसका अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 55 है, 55 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म घोषित न करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सरकार द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म घोषित न करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों में समानता और धार्मिक सद्भावना बनाए रखना। सभी नागरिकों में समानता और धार्मिक सद्भावना बनाए रखना। अगला नंबर क्वेश्चन, इसका वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि इससे देश के सभी धार्मिक समुदायों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है देख सकते हैं दिया हुआ है 56 है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान में राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, 250, 250, 250। व्याख्या इसका देखते हैं, देख सकते हैं व्याख्या दिया हुआ है कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के अलावा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी होते हैं। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के अलावा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि लोकसभा के सदस्य यानी सांसदों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, देश की आम जनता द्वारा सीधे, देश की आम जनता के द्वारा सीधे। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है, वर्णन है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क मतदाता सीधे अपने सांसद को चुनते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क मतदाता सीधे अपने सांसद को चुनते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि संसद का सत्र शुरू होने पर सबसे पहले कौन सा समय आता है। संसद का सत्र शुरू होने पर सबसे पहले कौन सा सत्र होता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नकाल। संसद के सत्र शुरू होने पर सबसे पहले प्रश्नकाल आता है, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देख सकते दिया हुआ है कि इस दौरान सांसद मंत्रियों से सरकारी नीतियों और कार्यों पर सवाल पूछते हैं। प्रश्नकाल के दौरान जो है सांसद मंत्रियों से सरकारी नीतियों और कार्यों पर सवाल पूछते हैं।
अध्याय 4 में है कानून की समझ, शेष प्रश्न में है कानून की समझ अध्याय 4 में है। देख सकते हैं ये जो आपका है 59 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष आया था जिसमें महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार मिला। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष आया था जिससे महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिला था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2005। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 2005 में। देख सकते हैं व्याख्या दिया हुआ है, इस कानून के तहत बेटियों को भी बेटों की तरह पारिवारिक संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है। इस कानून के तहत बेटियों को भी बेटों की तरह परिवार की संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है कि घरेलू हिंसा किसे कहा जाता है? घरेलू हिंसा किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है कि जब घर का कोई पुरुष सदस्य महिला के साथ मारपीट या शारीरिक मानसिक दुर्व्यवहार करता है तो इसे ही घरेलू हिंसा कहा जाता है। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि इस प्रकार के हिंसा के खिलाफ महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि देश के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यों के परामर्श से राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है 62 नंबर क्वेश्चन है कि दीवानी मामले यानी सिविल केसेस किससे संबंधित है? दीवानी मामले किससे संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है संपत्ति, जमीन संपत्ति धन और विवादों से, जमीन संपत्ति और धन और विवादों से। इसका वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते दिया हुआ वर्णन है कि यह मामले व्यक्ति के अधिकारों के हनन या अनुबंध के उल्लंघन से जुड़े हुए होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है 63 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय का अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा मौलिक अधिकार में। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है, यह नागरिकों को न्याय पाने और अपने अधिकारों की रक्षा करने की गारंटी देता है। यह नागरिकों को न्याय पाने और अपने अधिकारों की रक्षा करने की गारंटी देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 64 नंबर प्रश्न कि यदि किसी गवाह को पुलिस या अदालत में धमकाया जाए तो यह किसका उल्लंघन होता है? यदि किसी गवाह को पुलिस अदालत में धमकाया जाए तो क्या होता है, किसका उल्लंघन होता है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि निष्पक्ष न्याय के लिए गवाहों और आरोपियों को भय युक्त वातावरण मिलना जरूरी है, भय मुक्त वातावरण मिलना जरूरी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर प्रश्न है कि भारत में आदिवासी शब्द का क्या अर्थ है? भारत में आदिवासी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में है मूल निवासी जो जंगलियों और प्राकृतिक माहौल में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, मूल निवासी जो जंगलों और प्राकृतिक माहौल में रहते हैं उन्हीं को आदिवासी कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि मूल निवासी जो जंगलों और प्राकृतिक माहौल में रहते आ रहे हैं। आदिवासी समुदाय भारत के प्राचीन मूल निवासी है जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति और भाषा है। आदिवासी समुदाय भारत के प्राचीन मूल निवासी है जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति और भाषा है। अगला नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है कि घेटोईकरण की प्रक्रिया किसे दर्शाता है? घेटोईकरण की प्रक्रिया किसे दर्शाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जब कोई विशेष समुदाय डर या भेदभाव के कारण अलग एक इलाके में सिमट जाता है। जब कोई विशेष समुदाय डर या भेदभाव के कारण अलग एक इलाके में सिमट जाता है तो इसे ही घेटोईकरण कहते हैं। व्याख्या है, व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि जब कोई विशेष समुदाय डर या भेदभाव के कारण अलग एक ही इलाके में सिमट जाए। विवरण है कि यह सामाजिक अलगाव और असुरक्षा की भावना का परिणाम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है कि मौलिक अधिकारों के हनन होने पर नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? मौलिक अधिकारों के हनन होने पर नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32 के तहत, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देख सकते हैं, दिया हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है जिसके तहत अदालत रिट जारी करती है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है अदालत जो रिट दायर करती है और अनुच्छेद 32 को बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा भी कहा है।
अगला नंबर 68 नंबर प्रश्न है, 68 नंबर है कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए संविधान में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए संविधान में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छुआछूत की समाप्ति और विशेष आरक्षण। छुआछूत की समाप्ति और विशेष आरक्षण, ऑप्शन नंबर ए। वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि इससे वंचित वर्गों को आगे बढ़ने और समाज में बराबरी का दर्जा पाने में मदद मिलती है। इससे सामाजिक वर्गों को आगे बढ़ने और समाज में बराबरी का दर्जा पाने में मदद मिलती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई की लोकल ट्रेनें किस श्रेणी की सुविधा में आती है। मुंबई की लोकल ट्रेनें किस सुविधा श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो इसका देख सकते हैं ऑप्शन, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, सार्वजनिक परिवहन की सुविधा, सार्वजनिक परिवहन की सुविधा के क्षेत्र में आती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि यहाँ लाखों आम नागरिकों को कम खर्च पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का मुख्य साधन है। यह लाखों आम नागरिकों को कम खर्च पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का मुख्य साधन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है कि सरकार को जन सुविधाएं के लिए धन कहाँ से प्राप्त होता है। सरकार को जन सुविधाओं के लिए धन कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जनता द्वारा दिए जाने वाले करों और राजस्व से। जनता के द्वारा दिए जाने वाले करों, टैक्सेस और राजस्वों से। अगला नंबर देखते हैं, दिया इसका वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि सरकार नागरिकों से कर वसूल कर ही अस्पताल, स्कूल और पानी और बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 71 है कि भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी के कारखाने में हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी के कारखाने में हुई थी, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यूनियन कार्बाइड कंपनी। यूनियन कार्बाइड कंपनी में जो हुआ था 1984 ईस्वी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था मध्य प्रदेश के भोपाल में। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी के इस कारखाने में सुरक्षा मानकों की अनदेखी से भीषण दुर्घटना हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है कि पर्यावरण को बचाने के लिए अदालतों ने किस प्रकार का आदेश दिए हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए अदालतों ने किस प्रकार के आदेश दिए हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को शहर से बाहर या घरे नियमों का पालन करना। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को शहर से बाहर या कड़े नियमों का पालन करना। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि स्वच्छ हवा और पानी नागरिकों का मौलिक अधिकार है जिसकी सुरक्षा न्यायपालिका सुनिश्चित करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन की होती है, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या दिया हुआ है कि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग जो है यह एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है जो देश में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 74 है कि भारत का सर्वोच्च कानून ग्रंथ किसे माना जाता है। भारत का सर्वोच्च कानून ग्रंथ किसे माना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून ग्रंथ माना जाता है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देख सकते हैं दिया हुआ है कि देश का कोई भी कानून संविधान के खिलाफ नहीं हो सकता। देश के कोई भी कानून जो है वो संविधान के खिलाफ नहीं हो सकता। अगला नंबर क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में कुल निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी है। लोकसभा में कुल निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 543। लोकसभा में जो है कुल निर्वाचित सीटों की संख्या जो है 543 है। व्याख्या देख सकते दिया हुआ है कि वर्तमान में लोकसभा में जनता द्वारा चुने जाने वाले कुल सदस्यों की संख्या 243 है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। व्याख्या देख सकते दिया हुआ है, वर्णन दिया हुआ कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष का। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ कि भारत के प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारत के प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कौन सी अदालतें रिट जारी करती है। मौलिक अधिकारों के हनन होने पे कौन सी अदालतें रिट जारी करती है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय जो करती है, हाई कोर्ट जो करेगी 226 के तहत, आर्टिकल 226, जबकि
आपका जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो करती है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इसका व्याख्या देख सकते दिया हुआ है कि अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के तहत अदालतों में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल 6 गो मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है, जब भारत का संविधान बना था उस समय कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, बट अभी वर्तमान में 6 है। संपत्ति सातवां अधिकार जो था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो हटा दिया गया उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि वर्तमान में नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 80 नंबर है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि देश का उपराष्ट्रपति पदेन रूप से राज्यसभा का सभापति होता है। देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है कि किसी विधेयक को कानून बनने के लिए अंतिम रूप से किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? किसी भी विधेयक यानी बिल को कानून बनने के लिए अंतिम रूप से किसकी स्वीकृति चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर ए होगा भारत के राष्ट्रपति का। व्याख्या देख सकते दिया हुआ है कि संसद के दोनों सदनों से पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही बिल कानून बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारत की संसद का उद्घाटन किस शहर में स्थित इमारत में हुआ था? भारत की संसद का उद्घाटन किस शहर में स्थित इमारत में हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली ऑप्शन नंबर ए सही होगा। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या है कि नई दिल्ली संक्षिप्त वर्णन की संसद भवन देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। संसद भवन देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 83 है कि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी लक्षण क्या है? लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी लक्षण क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों को मताधिकार और स्वतंत्रता मिलना। नागरिकों को मताधिकार और स्वतंत्रता मिलना, ऑप्शन नंबर ए सही है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि जनता की भागीदारी ही लोकतंत्र की असली ताकत होती है। जनता की भागीदारी ही लोकतंत्र की असली ताकत होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों द्वारा। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों के द्वारा। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या है कि राज्यसभा सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए विधायक इन्हें चुनते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति को अधिकारों को मौलिक अधिकार से हटाया गया है और इसे कानूनी अधिकार में जोड़ा गया। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि इसे अब अनुच्छेद 300 के ए में, आर्टिकल 300 के ए के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 86 है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभ आरंभ किस संविधान संशोधन मजबूत करता है? भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का शुभ आरंभ किस संशोधन अधिनियम से मजबूत हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। व्याख्या दिया हुआ है, देख सकते हैं इसका व्याख्या दिया हुआ है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए स्थानीय स्वशासन, गांव और शहरों में पंचायत व नगर निगम निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला है। अगला नंबर प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्यकाल क्या होता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सरकार के आय व्यय और खातों की लेखा परीक्षा करना। सरकार के आय व्यय और खातों की लेखा परीक्षा करना। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि यह संस्था सरकार की खर्चों में पारदर्शिता और वित्तीय नियमों की जांच करती है। यह संस्था सरकारी खर्चों में पारदर्शिता और वित्तीय नियमों की जांच करती है।
अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। व्याख्या देख सकते दिया हुआ है कि संविधान के प्रारूप को तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारियां इसी समिति की थी। भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारियां इसी समिति की थी, जिसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक हुई थी, जबकि दूसरी बैठक इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, और तीसरी बैठक इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। व्याख्या देख सकते दिया हुआ है कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की पहली बैठक इसी तारीख को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। 90 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निहित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में निहित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आयरलैंड। व्याख्या दिया गया है कि ये तत्व सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी नीति बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। नीति निर्देशक तत्व जो है सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी नीति बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, 91 है क्वेश्चन नंबर, कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 में। भाग 3 में 12 से 35 में, आर्टिकल 12 से 35 भाग 3 वर्णन दिया हुआ है कि संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है कि जनहित याचिका PIL का मुख्य लाभ क्या है? जनहित याचिका का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई भी व्यक्ति जनहित के लिए अदालत में न्याय की गुहार लगा सकता है। कोई भी व्यक्ति जनहित के लिए अदालत में न्याय की गुहार लगा सकता है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है कि व्याख्या है कि इससे गरीबों और पीड़ित के लिए न्याय पाना आसान हो गया है। इससे गरीबों और पीड़ितों के लिए न्याय पाना आसान हो गया है। अगला नंबर 93 नंबर क्वेश्चन है, 93 है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश के राष्ट्रपति। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है कि वरिष्ठता और कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में शून्यकाल का समय कब होता है? भारतीय संसद में शून्यकाल का समय कब होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नकाल के तुरंत बाद। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद। व्याख्या दिया हुआ है कि इस दौरान सांसद बिना पूर्व सूचना के अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे उठाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 95 है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति न्यूनतम कितने वर्ष के लिए होती है? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसी राज्य में कितने वर्ष के लिए होती है न्यूनतम? ऑप्शन नंबर ए, सामान्यतः 5 वर्ष के लिए। यह राष्ट्रपति के पर्याप्त प्रसंत होते हैं। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ कि राज्यपाल राष्ट्रपति के नियंत्रण और इच्छा तक अपने पद पर बने रहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 भाषा को। ऑप्शन नंबर ए, 22 भाषा। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। व्याख्या दिया हुआ कि संविधान की इस अनुसूची में देश की प्रमुख 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार RT एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है भारत में किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2010 में, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है कि इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला। अगला नंबर क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन संयुक्त संसद की जो बुलाते कौन है, संयुक्त अधिवेशन के लिए बुलाते कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है। व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या दिया हो कि दोनों सदनों के मतभेद होने पर बुलाए गए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। अगला नंबर 99 नंबर प्रश्न है कि भारत में वयस्क मताधिकार के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? भारत में वयस्क मताधिकार के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या दिया हुआ है
कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला प्रत्येक भारतीय नागरिक चुनाव में वोट डालने का हकदार होता है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 100 है और यह आज का लास्ट प्रश्न है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रस्तावना और अनुच्छेद 32 को। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है कि प्रस्तावना व्याख्या है कि ये संविधान के मूल उद्देश्यों, आदर्शों और नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। इसीलिए इसे जो है मौलिक अधिकारों को आर्टिकल 32 को और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा में हृदय जो है बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर ने कहा था। यह जो था 100 नंबर प्रश्न था, यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।